आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। रिसेंटली कंपनी ऑडिट में इसको इंक्लूड किया गया। बहुत 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 ही ज़्यादा आसान, मतलब अगर इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ही बोनस पॉइंट रहेगा। ठीक है, दैट इज ऑडिट ऑफ एलएलपी। एलएलपी इज गेटिंग वेरी पॉपुलर एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, और क्योंकि पॉपुलर हो रहा है, ग्रो हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, खासकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत सारी एलएलपीज बना रहे हैं। करेक्ट। तो मार्केट में जब एलएलपीज बढ़ेगी तो एलएलपी के ऑडिट की डिमांड भी बहुत बढ़ेगी। उसको ध्यान में रख के एलएलपी ऑडिट के बारे में कुछ सिंपल बातें दी है। तो साइलेंट फीचर्स अबाउट द एलएलपी ऑडिट। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, व्हाट इंस्टीट्यूट डिड, ठीक है, कि एमसीए की वेबसाइट पे गए और वहाँ पे एफएक्यूज थे, कुछ एलएलपी के एफएक्यू थे अकाउंट्स ऑडिट के बारे में। बस उसको लेके कॉपी पेस्ट कर दिया और उसको बोल दिया साइलेंट फीचर्स। जो ठीक है, मतलब मैं आपको बताऊँ सोर्स कहाँ से, क्योंकि कुछ चीज़ें अजीब समझ में नहीं आ रही थी, फिर समझा अच्छा क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्वेश्चंस नहीं लिए, सिर्फ आंसर लेके आए। ठीक है, एनीवेज लेट्स सी, बहुत ही सिंपल। पहला क्वेश्चन आपको आ सकता है साइलेंट फीचर्स ऑफ एलएलपी ऑडिट। तो ऑडिटर को यह पता होना चाहिए कि सभी एलएलपीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है। साधी जो पार्टनरशिप फर्म होती है 1932 के अंदर, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं होता। लेकिन अगर मैं एलएलपी की बात करूं, ईच एंड एवरी एलएलपी हैज टू कंपल्सरीली मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दैट्स अ बिग थिंग। ठीक है, कि अगर आप एलएलपी बनाओगे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एलएलपी विच इज सिमिलर टू कंपनीज एक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द 1932 एक्ट। मेंटेन करना पड़ेगा। फिर क्या ऑडिट करवाना पड़ेगा क्या? ठीक है, सभी एलएलपीज को ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अनलेस सभी एलएलपीज को ऑडिट करवाना पड़ेगा अनलेस टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 40 lakhs एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज नॉट एक्सीडिंग 25 lakhs। मतलब ऑडिट सबको करना पड़ेगा। एग्जेम्पशन मिला है अगर आप दोनों तरीके से छोटे हो, तो आप टर्नओवर वाइज भी छोटे हो, नॉट एक्सीडिंग 40 lakhs, और आप कैपिटल वाइज भी छोटे हो, नॉट एक्सीडिंग, कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो दिया उन्होंने नॉट एक्सीडिंग 25 lakhs। तो अगर दोनों भी नॉट एक्सीडिंग है, दोनों कम है, तो आपको छोटी एलएलपी माना जाएगा, आपको ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। तो ऑडिट से छोटी एलएलपीज को दूर रखा हुआ है। बुक्स ऑफ अकाउंट तो सबको मेंटेन करना है। हाँ, ऑडिट की रिक्वायरमेंट से कुछ एलएलपीज को दूर रखा गया है। उसमें भी दे कैन वॉलेंटरीली डिसाइड इफ पार्टनर्स डिसाइड, अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं दे वांट टू गेट देयर ऑडिट डन, अगर पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं कि उनको अपना ऑडिट करवाना है, फिर तो ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। देन दे विल हैव टू गेट देयर ऑडिट डन। गेटिंग दिस पॉइंट? तो बहुत आसान सिंपल फीचर्स है। अकाउंट्स वाला फीचर देखा कंपलसरी होता है, ऑडिट वाला फीचर कंपलसरी है। कुछ लोगों को एग्जेम्पशन है, जिनको एग्जेम्पशन भी है उनके अगर पार्टनर्स तय करें तो उनका ऑडिट होगा, और फिर जैसे एलएलपी एक्ट है उसके हिसाब से होगा। ठीक है, क्या एलएलपीज बहुत सारा पैसा लेती है? एलएलपी पार्टनरशिप फर्म है, ये बहुत सारा, दे कैन टेक मनी फ्रॉम पीपल, दे कैन टेक मनी फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। करेक्ट। और फिर वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में। दे कैन पुट फैक्ट्रीज, दे कैन पुट गोडाउन्स, दे कैन बाय मटेरियल, दे कैन सेटअप शॉप्स, बहुत सारा पैसा लगा सकते हैं। क्या जब पैसा लेते वक्त सबको गारंटी देना जरूरी है क्या?
और क्या जब पैसा इन्वेस्ट किया तो हर चीज को इंश्योर करना जरूरी है क्या? ठीक है, वेदर LLPs are supposed to give guarantees to everyone from whom they are taking money, or they supposed to insure everything which they have invested, ऐसा requirement है क्या? so that money of the people is always safe with the LLP. ठीक है, तो what about the people who are ठीक है, who have money, who have given money to LLP, उनके सेफ्टी का क्या है? तो एक्ट में उन्होंने क्या कहना है, ठीक है, सबके बिजनेसेस अलग अलग होते हैं, सबके बिजनेस अलग अलग होते हैं, किसी में मशीन्स ज़्यादा है, किसी में स्टॉक ज़्यादा है, अलग अलग नेचर के एसेट्स होते हैं, कहीं पे रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा है, अलग अलग कमर्शियल रिस्क होती है। हर LLP की अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग एसेट्स है, अलग अलग कमर्शियल रिस्क होती है, अलग अलग इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, अलग अलग इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स है, तो एक स्टैंडर्ड इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, स्टैंडर्ड इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट सभी एसेट्स के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग, और सबने गारंटी देनी ही चाहिए ये भी पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो LLP एक्ट में LLP के एसेट्स के लिए कोई मैंडेटरी इंश्योरेंस नहीं है, LLP के एसेट्स के लिए कोई मैंडेटरी इंश्योरेंस नहीं है, या LLP जो पैसा लेती है उसके लिए कोई मैंडेटरी गारंटी नहीं है, लेकिन वो फाइनेंशियली स्टेबल रहे, सबके कमिटमेंट्स पूरे करते रहे, करेक्ट। इसलिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। कैसे रिक्वायरमेंट्स है? इनको अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सबमिट करने पड़ते हैं, एनुअल रिटर्न सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रार को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे इनको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, दे आर सॉल्वेंट फाइनेंशियली, दे आर सॉल्वेंट, साउंड, दे हैव गुड एसेट्स एज कंपेयर टू देयर लाइबिलिटीज, इसका स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार को, एनुअल रिटर्न सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार को, ऑडिट भी करवाना पड़ता है। तो ये रिक्वायरमेंट से उनकी फाइनेंशियल हेल्थ बराबर चल रही है ना, वो फाइनेंशियली साउंड है ना, ठीक है, इसके ऊपर उसका सुपरविजन और मॉनिटरिंग इस तरीके से किया जाता है। तो LLP के अंदर देयर इज नो मैंडेटरी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर द एसेट्स, देयर इज नो मैंडेटरी गारंटी दैट शुड बी, गारंटी देना ही पड़ेगा हमेशा, ऐसा नहीं है। टू कीप पीपल्स मनी सेफ, एवरीवन्स मनी सेफ, ठीक है, टू सुपरवाइज इट, they have regular statement of accounts and solvency, they have annual return and they have audit. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपलसरी है, उसका ऑडिट भी कंपलसरी है, कुछ लोगों को एग्जेम्पशन है, इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, गारंटीज कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये साल भर चलता रहा। फिर एनुअल रिटर्न अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट एनुअल रिटर्न, ठीक है, एवरी LLP वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न इन फॉर्म 11, ठीक है, फॉर्म 11 विद इन 60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 60 डेज के अंदर सभी LLPs को अपनी जानकारी रजिस्ट्रार तक पहुंचानी ही पड़ेगी। 60 डेज के अंदर, साल खत्म होने 60 डेज के अंदर, इन फॉर्म नंबर 11, ठीक है, और ये पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा। कोई भी व्यक्ति सपोज क्रेडिटर है, उसको देखना है कि क्या चल रहा है LLP में, ठीक है, मुझे इनसे पैसे लेने हैं, क्या चल रहा है LLP में, तो वो ये एनुअल रिटर्न देख सकते हैं, बैंकर एनुअल रिटर्न देख सकते हैं, कोई भी अगर लेंडर है वो ही एनुअल रिटर्न दे सकता है, एम्प्लॉय एनुअल रिटर्न देख सकते हैं। फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, ये भी हर साल फॉर्म नंबर 8 में, लेकिन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एनुअल रिटर्न जल्दी सबमिट करना पड़ता है 60 डेज के अंदर, और जो स्टेटमेंट SAS है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, ये आपको 6 महीने के अंदर विद इन 6 months आपको सबमिट करना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, करेक्ट, क्योंकि जब हम ऑडिट करने जाएंगे तो हमको बातें पता होनी चाहिए। तो हम लोग एनुअल रिटर्न से डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी से भी हम लोग डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। फीस, LLP एक्ट में जगह जगह पे टाइम लिमिट्स दी हुई है, और प्रिस्क्राइब फीस है जिसके साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो एडिशनल फीस प्रिस्क्राइब की हुई है,
ठीक है, 300 डेज रेगुलर टाइम के अंदर आप सबमिट नहीं करते हो, रेगुलर टाइम के अंदर आप सबमिट नहीं करते हो, करेक्ट। उसके बाद एडिशनल टाइम के अंदर भी अगर आप सबमिट नहीं करते हो, टोटल 300 दिन डिले, 300 दिन का डिले है, जो ड्यू डेट था उसका आपसे 300 दिन का अगर आपका डिले होता है, फिर एलएलपी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन, ठीक है, मतलब लीगल एक्शन अपार्ट फ्रॉम एडिशनल फीस, ठीक है, पनिशमेंट के तौर पे प्रोसिक्यूशन विल बी डन एंड विल बी पनिश्ड फाइनेंशियली पनिश्ड हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट से भी वो पनिशमेंट उनका हो सकता है। अगर वो रिक्वेस्ट करे तो कंपाउंडिंग मतलब सजा कम होना, सजा कम होना, कंपाउंडिंग भी हो सकती है, करेक्ट। तो ये सब लोग फॉलो करें, इसके लिए अच्छे फीस है, एडिशनल फीस है, नहीं करेंगे तो प्रोसिक्यूशंस है, ठीक है। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, एलएलपी में दो तरह के पार्टनर्स है, एक साधा पार्टनर है, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर है, ठीक है। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है उनकी जिम्मेदारी होती है सारे लीगल का एलएलपी एक्ट के कंप्लायंसेस करवाने की उनकी जिम्मेदारी होती है। तो अगर एलएलपी कुछ अगर सबमिट नहीं करती है तो पनिशमेंट भी डेजिग्नेटेड जो पार्टनर्स है उनको पनिशमेंट फेस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये सब तो हुआ एलएलपी। अब रजिस्ट्रार के पास में क्या राइट है? रजिस्ट्रार जब चाहे तब कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है एलएलपी से, एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर से, एलएलपी के नॉर्मल पार्टनर से, एलएलपी के एम्प्लॉय से, जो जानकारी चाहिए, बैंक की इंफॉर्मेशन चाहिए, एसेट की इंफॉर्मेशन चाहिए, एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन चाहिए, ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। अगर वो चाहे तो समन कर सकता है, ठीक है। रजिस्ट्रार कैन आस्क पीपल टू कम and to come to his office and he will ask questions to them. Registrar can summon people also, they can call people. So registrar can call information also and they can call people also for information. Public inspection, incorporation जैसे AOMA होता है, incorporation, name of the partners, changes उनके अंदर, and statement of account and solvency, annual return, ये चारों डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी एक्सेस कर सकता है 50 रुपए देके, 50 रुपए देके आप देख सकते हैं, ठीक है, फीस है। अगर आप इसकी कॉपी चाहते हैं तो 5 रुपीज पर पेज कॉपी के हिसाब से आप उसकी कॉपी भी ले सकते हैं। तो बहुत ही आसान, बहुत सिंपल, साइलेंट फीचर्स है एलएलपी ऑडिट के, ठीक है। कि शुरुआत में उन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट सभी एलएलपी को मेंटेन करना जरूरी है, उसका ऑडिट सबको कराना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को एग्जेम्पशंस है, करेक्ट। कंपलसरी कोई अपने एसेट्स का इंश्योरेंस और लोगों को गारंटी देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इनके फाइनेंशियल हेल्थ पे सुपरवाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे सबमिट एंड ऑडिट, करेक्ट। इन लोगों को फिर ये साल खत्म होने के बाद में 60 दिनों के अंदर एनुअल रिटर्न सबमिट करना पड़ता है, 6 महीने के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी सबमिट करना पड़ता है। इसकी प्रिस्क्राइब फीस है, नहीं करोगे तो एडिशनल फीस है, वो भी नहीं करोगे तो प्रोसिक्यूशन पनिशमेंट्स है, पनिशमेंट से थोड़ा बच भी सकते हैं आप, उसकी भी रिक्वायरमेंट है, घबराइए मत, ऐसा वो बोल रहे हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रार के पास राइट है, दे कैन ही कैन कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, कैन कॉल पीपल ऑल्सो, समन पीपल ऑल्सो एंड गेट द इन्फॉर्मेशन, करेक्ट। एंड पब्लिक कैन ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स है उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। रेगुलरली जो फाइल होते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी एनुअल रिटर्न, वहां से भी जानकारी पूरी ले सकते हैं, नेम ऑफ द पार्टनर्स ऑल्सो, करेक्ट। नाउ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, व्हाट, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या मेंटेन करना पड़ेगा? बहुत आसान है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या मेंटेन करना पड़ेगा? ऑल द रिसीट्स, ठीक है, ऑल द मनी रिसीव्ड एंड ऑल द मनी एक्सपेंडेड। मतलब कैश बुक तो आपको, कैश बुक, बैंक बुक तो मेंटेन करनी पड़ेगी। एलएलपी में जहां जहां से पैसा कहाँ आ रहा है उसका हिसाब, और पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है मस्ट है। पैसा कहाँ कहाँ से, बराबर, पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, वो उसका पूरा हिसाब रखना ही पड़ेगा। फिर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो गुड्स का पूरा हिसाब, कितने गुड्स आए, कितने गुड्स है, कितने WIP में है, कितने फिनिश गुड्स है, किसके पास कितने रखे हैं, गुड्स का भी, क्योंकि पैसों का लेन देन तो बहुत है, वो तो रखना ही है, गुड्स भी आते जाते रहते हैं तो उसका भी आपको हिसाब रखना पड़ेगा। ये सब ट्रांजैक्शंस के बाद आखिरी में बच जाएंगे आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो वो भी रखना पड़ेगा। बहुत सिंपल है।
पैसों का पूरा हिसाब किताब, पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ पे गए, गुड्स कितने आए, गुड्स कितने गए, कितने हमारे पास है, कितने स्पॉइल्ड हुए, कितने डैमेज हुए, कितने डिफेक्टिव हुए, गुड्स के पूरे रिकॉर्ड्स। आखिरी में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज बच जाते हैं उनके पूरे रिकॉर्ड्स। इसके अलावा पार्टनर्स जो डिसाइड करे और रिकॉर्ड्स, अगर चाहे तो फिक्स एसेट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स और रख सकते हैं अगर पार्टनर्स चाहे तो। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब वो स्पेसिफाइड रहता है, ठीक है, या तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में या फिर अग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफाइड होता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन रहेंगे, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, दे विल अपॉइंट ऑडिटर बिफोर एंड ऑफ द ईयर। साल शुरू होने के बाद पहला साल, फर्स्ट ईयर में पहला साल शुरू होने के बाद कभी भी किसी भी वक्त आप ऑडिटर को अपॉइंट करिए, सिर्फ एक छोटी सी शर्त है, बोले इतना एंड ऑफ द ईयर के पहले। देखो ऑडिटर कंटिन्यूअसली मौजूद रहे ये जरूरी नहीं है, ही कैन डू ऑडिट ऑफ द ट्रांजैक्शन विच इज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। जो पास्ट ट्रांजैक्शन है उसका ऑडिट वो कर सकता है अभी डॉक्यूमेंट्स देखकर, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन साल खत्म होने के पहले ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए पहले साल में। In case of first year, first auditor should be appointed before the year end by the designated partner. Designated partner ही सब करेंगे। फिर दूसरी बात, second thing, what about the other years? Other years में भी it should be 30 days before the year end. पहले साल में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है before year end, बाकी इसमें हर साल 30 days before year end ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड। तो थोड़ा और कॉशियस, पहले साल में थोड़ा सा लीनियंट है और आसान है, साल खत्म होने के पहले कभी भी। दूसरे साल से थोड़ा सा सिस्टमैटिक, थोड़ा सा और कॉशियस अप्रोच है, 30 डेज बिफोर द ईयर एंड आपको अपॉइंट कर देना पड़ेगा। कैजुअल वैकेंसी होती है, रिमूवल के बाद वैकेंसी होती है, उसमें भी अपॉइंट कौन करेंगे, हमारे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करेंगे। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है, तो फिर पार्टनर्स अपॉइंट करेंगे। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स फेल हो जाते हैं देन पार्टनर्स में अपॉइंट द ऑडिटर्स, जो बाकी पार्टनर्स है वो भी मिलकर फिर वो अपॉइंट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आसान सब। फिर बचपन की यादें, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्यों, क्या एडवांटेजेस है, क्यों करवाना चाहिए ऑडिट, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी बात है। LLP अगर ऑडिट होता है रेगुलरली, ठीक है। पहले बंदा जैसे ही जाता है ऑडिट करने के लिए, देयर इज मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज के ऊपर एक मॉरल चेक होता है कि भैया कुछ गलत मत करो, क्योंकि ऑडिट होता रहता है। तो इट्स प्रिवेंट्स फ्रॉड्स को प्रिवेंट करता है। और रेगुलरली बंदा जाता है तो देखता है कहीं पे कोई सिस्टम में गड़बड़ तो नहीं, प्रिवेंट्स एरर ऑल्सो। LLP ऑडिट करवाने से इट प्रिवेंट्स फ्रॉड्स एंड एरर्स, और जाने के बाद में अर्ली डिटेक्ट हो जाता है फ्रॉड एरर, कोई अगर हो रहा है तो उसका डिटेक्शन भी होता है। तो फ्रॉड्स एंड एरर्स को प्रिवेंट करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज टू गेट द ऑडिट डन। पीरियोडिकल विजिट होती है तो क्लाइंट से डिस्कशंस होते हैं बिजनेस के बारे में, ट्रांजैक्शंस के बारे में, करेक्ट। तो थोड़ी एडवाइजरी होती है, इट इंप्रूव्स मैनेजमेंट। साल भर हम लोग जाते हैं, इट प्रिवेंट्स एंड डिटेक्ट्स फ्रॉड्स एंड एरर्स, पहले ही पकड़ लेते हैं, इट इंप्रूव्स मैनेजमेंट। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टाइमली प्रिपरेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उससे बहुत फायदे हैं। अकाउंट सेटलमेंट, जो पार्टनर्स के बीच में अकाउंट सेटल होते हैं कि इस साल कितने प्रॉफिट्स हुए, किसका कितना प्रॉफिट्स है, ठीक है, किसका कितना विड्रॉवल रहेगा, एसेट लाइबिलिटीज कितने हमको रखने हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आसानी जाती है। आपके एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो बड़ी आसानी आती है। डिस्प्यूट्स है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, डिस्प्यूट्स है तो वो रिजॉल्व करने के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी जाती है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लोन बड़े आसानी से मिलता है। तो बहुत सारे फायदे, देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, रेगुलरली हम लोग जाते हैं, प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एरर हो जाता है, हम और जाते हैं तो डिस्कशंस होते हैं, इम्प्रूव्स द मैनेजमेंट ऑफ द LLP, वो और इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली बेस पे मिल जाते हैं, इसके बेसिस पे सेटलमेंट बड़े आसानी से हो जाते हैं। डिस्प्यूट्स अगर होंगे, कोई किस पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कम खर्चा किया, ज़्यादा खर्चा किया, क्या किया, डिस्प्यूट सेटल हो जाते हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स आसानी से हो जाता है, इसके बेस पे लोन मिलना आसान हो जाता है, टैक्स भरना आसान हो जाता है, ठीक है, बिजनेस को बेचना आसान हो जाता है। बचपन की आदत, तो बहुत सारे फायदे ऑन द बेस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
ऑडिटर की क्या ड्यूटी है? ऑडिटर की ड्यूटी, आप इनिशियली जैसी ऑडिट शुरू हो राइटिंग में ले लीजिए, ठीक है। राइटिंग में से एंगेजमेंट लेटर हम लोग लेते हैं, राइटिंग में गेट अग्रीमेंट, गेट अ लेटर फ्रॉम द LLP that they are appointing you as an auditor and for what kind of audit and what is the purpose, वो लिखवा कर ले लीजिए। इनिशियली जाके हमने एंगेजमेंट लेटर राइटिंग में ले लेना चाहिए सो दैट देयर इज अ क्लैरिटी बिटवीन यू एंड द LLP का जो मैनेजमेंट है उसमें क्लैरिटी है, आपके क्या रोल है, सामने वाले के क्या रोल है, देयर शुड बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी उसके लिए, सबसे पहली बात, ठीक है। फिर ऑडिट रिपोर्ट बनाना है, ये तो आप कर ही लेना है। ऑडिट रिपोर्ट की बात हम करते हैं, आखिरी में करेंगे हम लोग। शुड मेंशन, ये ऑडिट रिपोर्ट वाली बात है। तो पहले जाके तो आप राइटिंग में चीजों को ले लीजिए, फिर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका डीड। आप पार्टनरशिप डीड लीजिए, आप पार्टनरशिप LLP एग्रीमेंट लीजिए, डीड लीजिए। फिर उसमें देखिए नेचर ऑफ बिजनेस, समझिए बात को, कौन से बिजनेस करने के लिए इस LLP को बनाया गया, क्या ड्यूरेशन है, 1 साल 2 साल 5 साल है, फिर जब तक पार्टनर्स बोलेंगे तब तक चलना है, वो देखिए, ठीक है। अच्छा, सीमेंट के बिजनेस के लिए है, अच्छा, ठीक है, स्टील के बिजनेस के लिए है, अच्छा, ये लोग सलून चलाने वाले इसके लिए है, अच्छा, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाले इसके लिए है। नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है वो जानिए, कितने समय के लिए पैसा लगेगा। बोरोइंग्स करने कितने पावर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोरोइंग्स कितने कर सकते हैं, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी रहती है फिर अगर बोरोइंग्स होती है तो पैसे लौटाने की। बोरोइंग्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना करने वाले, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सैलरीज और कितनी मिलेगी पार्टनर्स को, सैलरीज कमीशन कितना मिलेगा मेहनत करने पे, जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनको इंटरेस्ट, जो मेहनत कर रहे हैं उनको सैलरी कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा, कितना ड्रॉइंग कर पाएंगे प्रॉफिट होने के बाद में। इसके अलावा राइट्स एंड ड्यूटीज, और क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहेगी, मतलब किसके क्या क्या काम रहेंगे, क्या क्या कौन सी चीज डिमांड कर सकता है। सेटलमेंट कैसे होगा, क्वार्टरली सेटलमेंट है, 6 मंथली है, एनुअल सेटलमेंट है, क्या किसी लोन्स एडवांस, एनी लोन एडवांस बाय दी पार्टनर्स ने और कोई लोन, मतलब बोरोइंग के अलावा कोई लोन भी लिया हुआ, पार्टनर से लोन लिया है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। मिनट बुक के अंदर कुछ लिखा है क्या। लिसन गाइस, बहुत ज़्यादा आसान, जो रेगुलर हमारे जो पार्टनरशिप डीड में रहता ही है, किस बिजनेस के लिए है, कितने समय के लिए है, लोन बोरोइंग लिया है क्या, किसी पार्टनर से भी लोन लिया है क्या, कैपिटल लिया है क्या, कैपिटल पे इंटरेस्ट, जो कैपिटल लगा उन पे इंटरेस्ट, जो नहीं उनके ऊपर जो मेहनत कर रहे सैलरी कमीशन कितना रहेगा उनका। फिर आखिरी में जो प्रॉफिट्स बचेंगे उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा, सेटलमेंट कैसे होंगे, ठीक है। और मिनट बुक के अंदर, क्योंकि मिनट बुक में भी कुछ लिखा है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में लिखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से एरिया में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या प्रोसेस, ऐसा लिखा है कि सभी पार्टनर्स का अप्रूवल लगेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, तो देखना पड़ेगा कि वो रूल को फॉलो किया गया क्या। और आखिरी में जो रिपोर्ट बनेगी, आखिरी में बोलिए वो पॉइंट, रिपोर्ट बनेगी, उसमें बताना पड़ेगा कि आप जब ऑडिट करने गए तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं थे ना, आप सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं डाले गए आपके ऊपर, आप सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ले पाए थे ना, और क्या ये लोग रिकॉर्ड्स बराबर मेंटेन करते हैं, ये हमको मेंशन करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम ट्रू एंड फेयर व्यू यू टू मेंशन। तो पहले आप इनिशियल अग्रीमेंट और राइटिंग के बारे में बोलिए, फिर आप ऑडिट की शुरुआत में, ठीक है, आप अग्रीमेंट लेते, आप पार्टनरशिप डीड लेते उसके बारे में बोलिए, उसमें भी बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आया उसके बारे में, उसके खर्चे, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके बारे में आप बात करते हैं, आखिरी में सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं, एंड सो ऑन। ये बात करेंगे आप तो आंसर बन जाता है आपका। तो ये ड्यूटी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ LLP तो बहुत आसान था साहब। साइलेंट फीचर्स देखे हम लोगों ने, बहुत सिंपल, LLP के साइलेंट फीचर्स देखे, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जाना, उनके ऑडिटर अपॉइंटमेंट के बारे में जाना, और उनके ऑडिट के बारे में कि ऑडिट करते कौन सी बातों का ध्यान रखे उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। वेरी वेरी सिंपल।